हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए एक ऑब्जर्वेशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर थी, उसके पास एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये रखा है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये जहाँ है वहीं रखा हुआ है, ना मोशन में आ रहा है। तो फिर क्या किया गया कि इसको इस तरह से एक वेलोसिटी दे दी गई v। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो इसको वेलोसिटी दी गई इस डायरेक्शन में, तो ये यहां से ऐसे चला गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा है कि कहीं ना कहीं फोर्स लगा है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स इसके ऊपर लगा कहीं ना कहीं, इसी फोर्स को क्या बोला गया है, मैग्नेटिक फोर्स बोला गया। ठीक है, मींस मूविंग। अगर ये रेस्ट में था, देखिए पहली बात तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी वजह से इसके सराउंड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, रेस्ट में था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे इसको कुछ मोशन दी गई, इसके ऊपर क्या लगा, एक फोर्स लगा, और ये जो फोर्स लगा इसको क्या बोला गया, फिर ये मैग्नेटिक फोर्स है। मूविंग चार्ज पे क्या लग रहा है, ये कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास लगा, वो फोर्स कितना दिया गया, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज गिवन बाई F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, वो कहानी भी आप लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा। फिर इसको कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 लगाएंगे तो फाइनली हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी हम लिख देंगे। वेक्टर फॉर्म इसमें होगी F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, राइट। या तो ये हमारे पास जो V क्रॉस B है, यही क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाय द V क्रॉस B। ठीक है भाई, ऑब्वियस वेक्टर है तो फोर्स डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन ऑफ F इज गिवन बाई V क्रॉस B। ओके, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। राइट हैंड थंब रूल आपको पता अच्छे से, राइट हैंड थंब रूल कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट वाला अपना V क्रॉस B। ठीक है, क्लियर। जैसे हमारे पास इसी केस में देख लीजिएगा, ये डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो बताइए इस जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड किधर है। पाम रूल याद है अपना, क्या था पाम रूल, ये देखो ऐसे, या करंट नीचे की तरफ तो फील्ड बाहर की तरफ, फील्ड आउटवर्ड है और वेलोसिटी किधर है, उधर। तो V क्रॉस B लगाइए, V क्रॉस B, V क्रॉस B। V की तरफ हमारी उंगलियां किधर बैंड हो रही है, B की तरफ, B इधर है ना बाहर। ठीक है, तो V क्रॉस B, तो फोर्स किधर लगा, उधर, इसीलिए वो उधर चला गया। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और वी कैन से दैट क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। इसके कुछ स्पेशल केसेस देखें, देखो स्पेशल केसेस में कि अच्छा, ये इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत अगर है तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो कि फोर्स is perpendicular to the plane containing V and B। मीन्स हमेशा कहाँ होगा, V के परपेंडिकुलर होगा या B के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, अगर V के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं हम छोटा सा। देखिए एग्जांपल है कि पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस है, मतलब इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड है। ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर V इधर है। क्लियर, तो फोर्स किधर होगा भाई, V क्रॉस B,
V किधर है हमारा और B किधर है, तो फोर्स कहाँ लगा, ऊपर की तरफ, V क्रॉस B, ठीक है, क्लियर। तो यहां से हमारा जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए जो V हमारा था वो इधर था और जो B हमारा था वो किधर था, अंदर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगा, देखिए V इस डायरेक्शन में, B इस डायरेक्शन, मतलब इस प्लेन में V और B लाई कर रहे हैं ना, फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ ना, कि जिस प्लेन में V और B लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल केसेस हम देखते हैं। व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, इसका मतलब है कि V पैरेलल टू B और V एंटी पैरेलल टू B। समझ गए ना, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है जो यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है V के साथ, या फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है V वेलोसिटी के साथ, तो इन दोनों ही केसेस में फोर्स क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो ऐसे में हमारे पास F क्यू वी भी साइन थीटा होता है ना, तो दोनों ही 0 है, तो F क्या आ जाएगा, 0 आएगा, दैट इज मिनिमम फोर्स। कहने का मतलब ये कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तब भी उस पर फोर्स नहीं लगेगा, है ना। एक और भी लिख देते हैं, इफ V0 देन F मिनिमम इज ऑल्सो 0। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तब भी उस पर फोर्स नहीं लगेगा, अगर वो फील्ड के पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब है कि ये मूव्स विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, कि बिना किसी डेविएशन के ये स्ट्रेट मूव करेगा, चाहे ये वाला हिस्सा हो, ये एरो इस, ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है और चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड के अपोजिट जा रहा है, या चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो ऐसी सिचुएशन में उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। सेकंड केस में कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा भाई, तो ऑब्वियस है थीटा पे डिपेंड कर रही है फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है, मीन्स V परपेंडिकुलर टू B वाली बात है, क्लियर। V वेलोसिटी वेक्टर है चार्ज का, वो इस तरह से हो कि B के परपेंडिकुलर हो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा, देखिए F विल बी मैक्सिमम QVB, राइट, मीन्स इस ऐसे में साइन 90 क्या होता है, 1 होता है हमारे पास, क्लियर। जैसे मान लीजिए वही एक एग्जाम्पल लिया था हमने अभी, तो ये फील्ड कैसा है भाई, परपेंडिकुलर इनवर्ड है ना। एक चार्ज पार्टिकल आया, ऐसे एंटर किया, Q इसका चार्ज है, M इसका मास है और V वेलोसिटी से एंटर किया, वेलोसिटी वेक्टर V से, ठीक है। तो इसमें घुसेगा, फोर्स किधर लगेगा, V क्रॉस B, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये इस तरह से सर्कल बनाएगा, किसी भी रेडियस R का सर्कल बना देगा, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे फील्ड के साथ 90 डिग्री से एंगल बना के उसमें एंटर करेगा, तो क्या करेगा, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल enters in a magnetic field at
right angle with B, right angle with B, then it moves in a circular path with constant speed, with constant speed। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का क्या लॉजिक है वो बताएंगे। ओके, तो हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल जब 90 डिग्री से इसके अंदर एंटर कर रहा है तो क्या बनाएगा भाई, वो एक सर्कल बनाएगा, और वो जो सर्कल इसमें बनेगा उसका रेडियस आर है। ठीक है, चलिए इस पे और थोड़ा पीएचडी करके देखते हैं आगे क्या क्या हम। देखिए, अगर ये चार्ज पार्टिकल इसमें इस तरह सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कल के लिए क्या चाहिए, फॉर द सर्कुलर मोशन we require a centripetal force, ठीक है, and this centripetal force provided by the magnetic force। देखिए सर्कुलर पाथ में कोई अपने आप तो घूमेगा नहीं, बिना फोर्स के ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर वो सर्कुलर पाथ में है तो डेफिनेटली उस पर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। हम तो लगा नहीं रहे उस पर सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फिर कहाँ से आ रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है ना, देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में, या फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में, या फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन, ये सब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पॉइंट पे इस किधर लग रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। दिस centripetal force is provided by the magnetic force on charge। चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, mv²/r। अगर m मास का ऑब्जेक्ट है, v स्पीड से चल रहा है, r रेडियस में, तो इतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिएगा उसको, mv²/r। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, वही किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ना। तो FB क्या होगा, QVB। FB इज इक्वल टू क्या हो गया, FC। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है, यही फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। 90 डिग्री के ऊपर फोर्स कितना लगता है, हमें पता है, QVB लगता है जब 90 डिग्री पे एंटर करता है तो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए QVB इज इक्वल टू mv²/r। v से एक v कट गया, r हमारे पास आ गया mv/qb। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर किया है तो ये mv/qb रेडियस का एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखियो यहाँ से एक चीज़ और आ जाती है कि हम इसको r इज इक्वल टू v/q/mb ये भी लिख देते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है, ये जो q/m है ना, q/m जो मैंने यहाँ लिखा है, मतलब m को नीचे ले आया मैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो q/m है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। आपको डाटा कई बार इस तरह मिल जाएगा कि स्पेसिफिक चार्ज कितना है, 2 कूलम पर केजी, 2 कूलम पर केजी। इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू दी गई है, q/m की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे, फिर रेडियस निकाल लेंगे इससे। ठीक है, अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो देखिए एक तो इसका रेडियस होगा, राइट। दूसरा अगर ये मूव करता है तो इसका टाइम पीरियड भी होगा, है ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर लगाने का जो टाइम होता है उसी को क्या बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड बोलते हैं ना। ठीक है,
टाइम का फॉर्मूला देखिए, अगर एक चक्कर लगाने की बात है तो टाइम को हम कैपिटल टी से लिखेंगे, टाइम पीरियड, अदरवाइज हमारा स्मॉल टी होता है टाइम के लिए, बट यहाँ पे टाइम पीरियड है ये, तो ये टी कैपिटल टी से लिखते हैं हम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर लगाने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr, ठीक है। स्पीड कितना है उसका? v है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? t 2πr, और चलिए r की वैल्यू पुट कर देते हैं, v नीचे, r हमारे पास क्या है देखो, mv/qb, 2πv एज इट इज, r की जगह क्या रख दिया, mv/qb, v से v कैंसिल, 2πm/qb, 2πm/qb। ये देखिए टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, है ना। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? उसका चार्ज कितना होगा, उसका मास कितना होगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बट अगर मैं कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, चार्ज कांस्टेंट हो गया, मास कांस्टेंट हो गया, तो उस केस में हम लिखेंगे कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि देखिए रेडियस बोलेंगे तो उसमें वेलोसिटी आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, राइट। वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं हमारा टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं वेलोसिटी आया नहीं। क्लियर। अब जरा देखें कि ये अगर टाइम पीरियड है तो ऑब्वियस फ्रीक्वेंसी भी होगी कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास? नेक्स्ट इसमें आएगा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से लिख लेते हैं, एफ से लिख देते हैं, स्मॉल एफ। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t टाइम पीरियड। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको पता होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन ए 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन पूरे होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वो टाइम पीरियड का क्या होती है? उल्टा होती है। क्लियर। हम चाहें तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू होता है n/t, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। या फिर एक सिंगल रोटेशन से भी हमारा क्या आ जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। n की वैल्यू अगर 1 हो तब भी फ्रीक्वेंसी आएगी, n की जितने रोटेशन दे रखे हैं और जितना टाइम पीरियड दे रखा है वहाँ से भी आ जाएगी। तो सिंपली हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एक रोटेशन मान लेते हैं, एक रोटेशन का टाइम कितना होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये tn होगा, एक्चुअली n रोटेशंस का टाइम लेंगे। यहाँ पे एक ही रोटेशन का टाइम पीरियड हमें पता है t होता है, तो एक रोटेशन n की वैल्यू यहाँ पे 1, तो उल्टा कर दीजिए t का, qb/2πm, qb/2πm, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर 90 डिग्री से एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो किस क्या कराएगा? सबसे पहले तो हम उसमें लिख दिया कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल देन इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका टाइम पीरियड भी होगा। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? उसका रेडियस भी होगा, वो हमने निकाल लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल एट मूव्स राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आगे है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स उस पर कोई वर्क डन करेगा, और करेगा तो कितना करेगा, ठीक है। तो देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन थीटा मीन्स QV क्रॉस B, ठीक है, ये हमने पढ़ा। और अगर V क्रॉस B, F क्या होता है, F परपेंडिकुलर टू V एंड B। तो समझ में आई बात? F जो होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें V और B लाई करते हैं। इसका मतलब F जो है V के परपेंडिकुलर है और B के परपेंडिकुलर है। अगर F V के परपेंडिकुलर है देन F इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू S। डिस्प्लेसमेंट, भाई जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ रहे हैं ना बात? अगर मैं ये कहूँ कि वेलोसिटी इधर है और डिस्प्लेसमेंट उधर है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है।
जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट का भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो ऐसे में हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस ऑफ थीटा। एफ और एस दोनों परपेंडिकुलर हैं, थीटा क्या आ गया 90 डिग्री, वर्क डन क्या आया 0। इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल पे कोई भी वर्क डन नहीं करता है मैग्नेटिक फोर्स। नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो वर्क डन है ही नहीं, अगर मूव कर रहा है तब भी हमने देखा कि वर्क डन कितना है 0 है। ऐसे में देखिए फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, आपको याद होगी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है W इज इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल, राइट। अगर वर्क डन 0 है, इफ W इज इक्वल टू 0 देन K फाइनल इज इक्वल टू क्या है, K इनिशियल। बताइए, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज ही नहीं हो रही है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, राइट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ओके। इसका मतलब ये है कि v इज कांस्टेंट। अभी अभी हमने बताया था पीछे कि वो कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा अगर वो 90 डिग्री पे एंटर किया है तो, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि वो कांस्टेंट स्पीड क्यों है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वैसे भी अगर देखें तो इसके ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी पता किस फोर्स से चेंज आती है, वो टेंजेंशियल फोर्स से चेंज आता है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ये हमारे पास सर्कुलर है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगे तब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही तो एफ बी भी होता है इधर ही, मतलब एफ बी किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल का। ये वाला होता ही नहीं है यहाँ पे टेंजेंशियल। टेंजेंशियल फोर्स अगर लगेगा ना तो उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अगर स्पीड इंक्रीज डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होगी। लिंक्स केस में क्या आया कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। हाफ mv² मीन्स हाफ कांस्टेंट m कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, v पे। और अगर v भी कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी क्या रह जाएगी, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट रही तो इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट। क्लियर बात। तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उसके ऊपर एक फोर्स लगता है दैट इज QVB sin थीटा, बट वो फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और उस फोर्स से कोई वर्क डन उस पर नहीं होता। इसका मतलब वो जिस वेलोसिटी से उसमें एंटर करेगा ना, जिस स्पीड से, उसी स्पीड से। हाँ, क्या वेलोसिटी चेंज होती है, बिल्कुल वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंजेज। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑब्वियस वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कारण क्योंकि वहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगता ही नहीं है। फोर्स क्या होता है वहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पे कोई वर्क डन नहीं करता है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। देखिए, व्हेन एंगल बिटवीन v एंड b इज थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। एंगल अगर 0 तो होता है तो हमें पता चला कि उस पर फोर्स ही नहीं लगता। जब 90 होता है तो पता चला कि फोर्स मैक्सिमम लगता है और वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि फोर्स 0, एंगल 0 से ज़्यादा हो जाए और 90 से कम रहे, 60, 30, 45, जो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल आया
और ऐसे एंटर किया, कितने डिग्री, थीटा पे। थीटा की कंडीशन दिख रही है आपको, 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है। वेलोसिटी वेक्टर ये इसका b के साथ कितना एंगल बन गया हमारा, क्या है, b है। क्लियर। अब इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास v cos थीटा वेलोसिटी है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और v sin थीटा वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये v cos थीटा की वजह से तो चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज q है, मास है मैं पार्टिकल का, ठीक है, उस पर चार्ज q है। भाई जब हम थोड़ी देर के लिए आप v sin थीटा को भूल जाइए और आप v को भी भूल जाइए, ठीक है, आपको सिर्फ ये पता है कि v cos थीटा किसी के पास वेलोसिटी है, ठीक है, और ये जो v cos थीटा है, ये वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। आपने पढ़ा कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट या वेलोसिटी अगर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उस सिचुएशन में उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि चार्ज इस डायरेक्शन में अनडेविएटेडली मूव करता रहेगा। किसकी वजह से, इसकी वजह से, राइट। लेकिन इसके पास एक कंपोनेंट और भी है भाई, वो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वाला जो कंपोनेंट है ना, उस वजह से उस पर क्या होगा, हमने पढ़ा है कि अगर कोई वेलोसिटी वेक्टर चार्ज का परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से क्या बनता है, उस पर सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो अगर v क्रॉस b लगाएं तो देखो b किधर है हमारा, b उधर है, v इधर है, तो v क्रॉस b है ना। देखिए भाई v कौन सा है यहाँ पे, vy vx, तो vy हमारा इधर है ना, तो हमारी फिंगर्स किधर बैंड होनी चाहिए, b की तरफ। तो फिर ऐसे करेंगे b के, तो अंदर की तरफ, मतलब ऐसे फोर्स लगेगा, ये ऐसे घुमाएगा इसको चार्ज पार्टिकल को, राइट। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो देखिए ये इस पाथ में रोटेट करेगा, समझ गए। और अगर हम सिंपलेस्ट एक और फॉर्म बनाना चाहें इसकी, तो ऐसे बना सकते हैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, एक चार्ज पार्टिकल आया ऐसे v वेलोसिटी वेक्टर के साथ, q चार्ज है, m मास है, b के साथ थीटा एंगल, b अलोंग x एक्सिस है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये क्या करेगा, ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो शेप बनी है ये कैसे बनी है, ठीक है। देखो भाई घुमा कौन रहा है इसको, v sin थीटा। अगर मान लो v cos थीटा ना हो, थोड़ी देर के लिए सपोज करो v cos थीटा नहीं है, तो सिर्फ ये घूमेगा यहीं पे। ये आगे क्यों चल रहा है, ये किसकी वजह से चल रहा है, v cos थीटा की वजह से, ठीक है। इसमें ना इस सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। देखो आगे क्यों चला, v cos थीटा है उसके पास, घुमा क्यों, v sin थीटा है। इनमें से कोई एक हटा के देखो, मैं v cos थीटा हटा देता हूं, ओनली अगर v sin थीटा है उसके पास तो वो ऐसे ही घूमेगा, आगे नहीं चलेगा, मतलब सर्कल बनाएगा वहीं पे, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ v sin थीटा नहीं है, उसको हटा दो, v cos थीटा है, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल सीधा चलते हुए आएगा। चार्ज के पास सिर्फ v cos थीटा है और कुछ नहीं है, तो वो अनडेविएटेडली अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड चलता रहेगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। तो ये जो पाथ बना इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। हेलिकल स्ट्रक्चर है ना एक तरह से,
देखें तो हम इसमें लिखेंगे कि व्हेन चार्ज पार्टिकल enters in a magnetic field at theta greater than 0 less than 90, माने इनमें से इस रेंज में कहीं भी, then it moves in a helical path, it moves in a helical path, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये हेलिक्स बन गई इसमें, क्लियर। अब अगर क्लियर हुई ना बात, 90 पे है तो सर्कल बना लेगा, अगर वो 0 पे है तो सीधा चला जाएगा बिना फोर्स के, 180 पे है तो भी बिना फोर्स के सीधा चलेगा एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो थीटा 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, हेलिकल पाथ बनाएगा इस तरह का, ठीक है, मीन्स एक हेलिक्स बनेगी। इसमें एक टर्म आती है पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। अच्छा, अगर पहले इसमें टाइम पीरियड वगैरह निकालना चाहें तो भाई ये जो सर्कल इसमें बनेंगे किसी ना किसी रेडियस आर के तो बनेंगे, तो देखो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा mv/qb, याद करिए यही होता था ना फॉर्मूला हमारे पास, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, mv/qb। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे v की जगह किसने ले ली, v साइन थीटा ने। टाइम पीरियड क्या था याद करिए, 2πm/qb। इसका मतलब टाइम पीरियड को कोई नहीं छेड़ सकता, क्योंकि वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था ना, बताया था हमने, इंडिपेंडेंट था वेलोसिटी के, रेडियस के, ठीक है। तो ये तो 2πm/qb रहेगा, ओके। फ्रीक्वेंसी qb/2πm हो जाएगी। अब बात आती है टर्म जो मैंने लिखी इसकी, पिच ऑफ हेलिक्स की। पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है, कहता है कि ये एक राउंड पूरा करने में कितना आगे चल गया। देखिए यहां से चला, ये राउंड पूरा करते हुए यहां आया, एक राउंड पूरा होते होते इतना डिस्टेंस चला गया, ये x मींस एक राउंड पूरा करने में हॉरिजॉन्टल भी तो जा रहा है साथ साथ। भाई एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगा उसको, इतना टाइम लगा। ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज क्यू है, मास है वही, तो इतना टाइम लगा उसको। लेकिन इतने टाइम तक ये भी तो इफेक्टिव रहा, कौन, v cos थीटा। तो जब ये ऐसे घूम रहा था, एक राउंड पूरा किया तो ऐसे चला, देख यहाँ से चला, ऐसे घूम रहा था ना, ऐसे, तो यहीं पे वापस नहीं आया, ऐसे जाके ऐसे आया, समझ आए ना। देखो अगर यहाँ से घूमता हुआ ऐसे ही वापस यहीं आ जाता है तो ये सर्कुलर पाथ हो गया। ये यहाँ से घूमते हुए एक चक्कर पूरा किया तब यहाँ आया है, इसका मतलब ये आगे क्यों खिसक गया, v cos थीटा की वजह से। कितना खिसक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है ना इसने, इसी को क्या बोलते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स। एक राउंड में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है, ठीक, एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन में, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पिच ऑफ हेलिक्स को लिख देंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the charge in one revolution। एक रिवॉल्यूशन में जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा पिच ऑफ हेलिक्स का, देखिए यहाँ लिखिए पिच ऑफ हेलिक्स, उसको x से लिख ले, हमने x से लिखा है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, v cos थीटा, v cos थीटा, टाइम कितना है, ये रहा कैपिटल T 2πm/qb, तो x आ गया v cos थीटा 2πm/qb, राइट, क्लियर। तो हमारे पास ये क्या है, एक्चुअली ये जो सारा हमने पढ़ा ये क्या है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है।
तो इसमें हमने 90 डिग्री कब फोर्स मैक्सिमम होगा, कब फोर्स मिनिमम होगा, वर्क डन होगा कि नहीं होगा मैग्नेटिक फोर्स से, वो सारे हमने डिस्कस किए। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स देखें अब इस पे। देखो मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, जिसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। समझ में आई बात? एक कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, इस तरह से करंट उसमें इनवर्ट हो गया, उससे यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है जिसके पास v वेलोसिटी है। बताइए किधर फोर्स लगेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे किस डायरेक्शन में। भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारी वही पाम रूल, थंब किधर होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर, ऐसे। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये। ओके, और हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B, है ना? तो इजीली बता दीजिए फोर्स कितना है, V क्रॉस B। V किधर है हमारा, ये रहा, ठीक है, बट B किधर है हमारा, तो ऐसे तो अब उंगलियां इधर तो मुड़ नहीं सकती ना, V क्रॉस B। देखिए फिंगर्स किधर होनी चाहिए, V के अलोंग, इस तरह से कि वो B की तरफ बेंड हो जाए। तो थंब हमें क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लग सकता है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, वो भी फोर्स पे वर्क करता है। वो क्या करता है कि मान लीजिए हमारे पास ये वाली जो फिंगर होती है ना, ये किसको इंडिकेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाली उसकी मोशन को, चार्ज की मोशन को या वेलोसिटी वेक्टर को, तो थंब क्या बताएगा, फोर्स, ठीक है। तो मैं लगा के दिखाता हूँ ये भी आपको यहाँ पे। पहले V क्रॉस B के अकॉर्डिंग देखिए, V क्रॉस B है ना, तो थंब अंदर गया, इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स है वो अंदर की तरफ है, क्रॉस, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये इधर वाली साइड है, ठीक है। मोशन किधर है, इधर, तो थंब किधर गया, देखो अंदर, है ना। हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है हमारे पास, ये भी हमें फ्लेमिंग्स, बट ये जो V क्रॉस B है ना, हम यही यूज करेंगे, क्लियर। जब वो किसी एंगल की, जब ये 90 डिग्री पे होता है ना, कौन, V और B, तब तो ये इजिली हम अप्लाई कर सकते हैं इस रूल को। लेकिन जब V और B के बीच में एंगल 90 नहीं होगा ना, तब दिक्कत आएगी। इसलिए हमारा यही जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स के लिए, V क्रॉस B। हालांकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल also be applied to find out force on moving charge in a magnetic field, ठीक है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि according to this rule, stretch our first finger, central finger, thumb of left hand such that these are mutually perpendicular to each other, right? Then the first finger points the direction of magnetic field, central finger points the direction of velocity, then thumb will give the direction of force acting on the charge particle, जैसे अभी यहाँ पे लगा है। ओके, इसी क्वेश्चन में एक दूसरा देखिए, यही कंडक्टर है, यहाँ से अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, मीन्स हमारा जो चार्ज पार्टिकल हो यहाँ है, और उसके पास अब की बार चार्ज पार्टिकल -q है, और ये इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इस पे बताइए, पहली बात है यहाँ फोर्स किधर, फील्ड किधर होगा, देखो फील्ड हमारा थंब अंदर, परपेंडिकुलर टू दिस, ये हमारा B हो गया। अब V क्रॉस B लगाएंगे F के लिए, तो देखो V क्रॉस B, राइट हैंड रूल, V क्रॉस B, बट ये तो अंदर की तरफ आया ना, बट यहाँ पे साथ में -B है, तो वो यहाँ जब हम फॉर्मूला में ये Q की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस इसके साथ रखेंगे हम, कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहाँ चार्ज प्लस था तो हमने प्लस रखा, जब यहाँ पे चार्ज माइनस है तो यहाँ माइनस साथ रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्केलर है, एक तरह से चार्ज हम ये समझ सकते हैं, चार्ज क्या है, स्केलर है, तो प्लस है तो प्लस रहेगा साथ, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए
वी क्रॉस बी, है ना, तो वी क्रॉस बी आया इनवर्ड फिलहाल इस रूल से, लेकिन साथ में क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा जो फोर्स आएगा एफ वो आउटवर्ड आएगा इसमें, समझ रहे हैं ना। v क्रॉस बी आया था इधर, लेकिन साथ में क्या लगा माइनस, इसका मतलब माइनस इससे अपोजिट हो गया ना, तो वो वाला किधर था इनवर्ड, तो ये वाला क्या आ जाएगा आउटवर्ड। ये हमारे पास क्या है इनवर्ड। क्लियर। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। ये कंडक्टर्स थे, स्ट्रेट कंडक्टर्स, जिनका मैग्नेटिक फील्ड हमने यूज किया। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है, ठीक है, और ये तो अभी हमने पिछले वाले केस में किया ही था। चलिए डॉट डॉट बनाते हैं इसमें, और एक चार्ज पार्टिकल आया यहां से ऐसे घुस गया अंदर v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है ना, तो v किधर है हमारा ऐसे, b अंदर तो नहीं अब की बार बाहर है, तो v क्रॉस b ऐसे था ना आउटवर्ड, तो v क्रॉस b की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। थंब की तरफ गया नीचे, इसका मतलब है कि यहां से ऐसे सर्कल बनाएगा इसमें। अब ये देखिए ये सर्कल उसी प्लेन में बना है जिस प्लेन में f और v है ना। देखिए v b f, तो v इधर था, f इधर है, एक ही प्लेन में है, b इधर है ना। तो हमारा जो सर्कल बनेगा, ये सर्कल इज इन द प्लेन ऑफ v एंड b। तो जिस प्लेन में v और b लाई करते हैं ना, उस प्लेन में हमारा क्या बनेगा, ये सर्कल बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electron moves with speed 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड along positive x direction, पॉजिटिव x डायरेक्शन। इसका मतलब है कि 2 × 10⁵ i कैप मीटर पर सेकेंड, राइट। यही हुआ, x डायरेक्शन के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन b क्या दिया हुआ है हमें, ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से आप ये समझ लीजिए v हो गया, ठीक है। तो b क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। आगे लिखा है कैपिटल T टेस्ला, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, ओके। f का फॉर्मूला होता है q v क्रॉस b, है ना। अब q की वैल्यू तो हमें पता है -e है, q क्या है -e है। v क्रॉस b फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो हमें, v क्रॉस b, तो उसके लिए i j k ऐसे लिखते हैं ना भाई। आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो आता होगा, फाइंड आउट करिए इसको। तो i j k, तो v का i कंपोनेंट 2 × 10⁵, j भी 0 है और k भी 0 है। v में सिर्फ एक ही है i के अलॉन्ग, b में कौन है, i का तो 1 है, j का 4 है और k का 3 है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, ठीक है। तो क्वेश्चन इरेज कर देता हूं मैं। ये डिटरमिनेंट क्या आएगा, देखिए v क्रॉस b आ जाएगा हमारे पास i कैप, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, 0 0, इसका मतलब 0। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, माइनस j कैप। इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, 3 × 2 है ना, 6 × 10⁵, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस k कैप। इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 4 × 8, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 8 × 10⁵ माइनस 0। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखिए -6 × 10⁵ जे कैप और +8 × 10⁵ के कैप, राइट। तो अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें हम इसकी f की, तो वो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए -1.6 × 10⁻⁻19, ये तो हुआ e, है ना, e यही तो होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, और साथ में लिख दिया हमने ये -6 × 10⁵ जे कैप +8 × 10⁵ के कैप। ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो f है वो ये आ गया, किस फॉर्म में आया, देखिए i j और k की फॉर्म में आया है ना, और हमारे पास वेक्टर फॉर्म ही आनी चाहिए थी, क्योंकि वेक्टर ही तो होता है हमारे पास फोर्स, इसलिए वेक्टर फॉर्म आनी चाहिए थी इसकी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो आप इजीली इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो f मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो पहले तो मैं v क्रॉस b मैग्नीट्यूड निकालूं, ये v क्रॉस b तो है सारा, तो वो देखिए इस -6 × 10⁵ का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट क्या हुआ 8 × 10⁵ उसका स्क्वायर √, आ गया हमारा मैग्नीट्यूड, क्लियर। और साथ में इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, देखो 36 × 10⁻10 प्लस 64 × 10⁻10, 8 और 8 कितना हो गया, 8 8 जा 64 ना, और 10⁻10, ठीक है, 36 और 64 कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, 100। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 100 × 10⁻10, सही है भाई, 10⁻10 कॉमन हो गया, 36 और 64 कितना हो गया 100, तो 100 × 10⁻10, इसका मतलब ये हो गया 10⁻12, तो ये आ गया 10⁻, अगर 12 बनता है तो रूट हटाएंगे तो 6, ये v क्रॉस b आ गया हमारा। बस फिर f क्या आ जाएगा भाई, -1.6 × 10⁻⁻19, ये, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 10⁻6, ये लीजिए जो भी आएगा हमारा इतना न्यूटन बन गया, -1.6 × 10⁻, और माइनस की ज़रूरत ही नहीं है मैग्नीट्यूड के अंदर, फिर तो ये आ जाएगा हमारा 1.6 × 10⁻13 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर i j k की फॉर्म हमें मिली हुई हो v में और b में, तो हम उस पर क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, ओके।